बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में आमतौर पर हम बाजारों को क्रय विक्रय के स्थान मानकर चलते हैं। दैनिक बोलचाल के प्रयोग में बाजार शब्द का अर्थ विशेष बाजार हो सकता है जिन्हें हम शायद जानते हों, जैसे रेलवे स्टेशन के पास का बाजार, फलों का बाजार या थोक बाजार। कभी कभी हम स्थान की बात न कर लोगों, खरीदार और विक्रेता के जमावड़ों की बात करते हैं जो मिलकर बाजार को बनाते हैं। अतः उदाहरण के तौर पर एक साप्ताहिक सब्जी बाजार नगरीय पड़ोस या पड़ोसी गांव में हफ्ते के हर दिन विभिन्न स्थानों पर पाया जा सकता है। एक अन्य अर्थ में बाजार एक क्षेत्र या व्यापार या कारोबार की श्रेणी के बारे में बात करता है, जैसे कारों का बाजार या फिर बने बनाए कपड़ों का बाजार। इसी से जुड़ा हुआ एक अर्थ एक विशेष उत्पाद या सेवा की मांग का द्योतक है, जैसे कंप्यूटर विशेषज्ञों का बाजार। इन सभी अर्थों में एक बात समान है और वो यह है कि यहाँ सभी अर्थ एक विशेष बाजार की बात कर रहे हैं, जिसे हम पूरी तरह तभी समझ सकते जब हम उनके संदर्भों को ध्यान में रखें। पर अगर ऐसा है तो सिर्फ बाजार का शाब्दिक प्रयोग जो किसी विशेष जगह लोगों के जमावड़े या बाजारी प्रक्रियाओं के क्षेत्र का चित्रण न करता हो, हमें क्या दर्शा सकता है? यह प्रयोग न केवल ऊपर दिए गए अर्थों को सम्मिलित करता है बल्कि तमाम अर्थ तरह की आर्थिक क्रियाओं और संस्थाओं को भी इंगित करता है। अतः बृहत अर्थ में बाजार अर्थव्यवस्था के लगभग समान है। हम बाजार को एक आर्थिक संस्था के रूप में देखने की आदी हैं, पर यह अध्याय आपको बताएगा कि बाजार एक सामाजिक संस्था भी है। आपने स्वयं के तरीके में बाजार की तुलना जाति, जनजाति या परिवार जैसी स्पष्ट या अप्रत्यक्ष सामाजिक संस्थाओं, जिनका वर्णन अध्याय 3 में किया गया है, से की जा सकती है। बाजार और अर्थव्यवस्था का समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अर्थशास्त्र की पाठन प्रक्रिया का उद्देश्य इस बात को समझने और व्याख्या करने से है कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बाजार किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे मूल किस तरह से तय होते हैं, किसी विशेष प्रकार के निवेश का संभावित असर, या वह कौन से कारक है जो लोगों को खर्च करने या पैसे बचाने के लिए प्रभावित करते हैं। तो समाजशास्त्र बाजारों के पठन पाठन में क्या योगदान कर सकता है जो अर्थशास्त्र से अछूता रह गया है? इसके जवाब के लिए हमें संक्षिप्त तौर पर 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक शास्त्र के शुरुआती दिनों के बारे में जानना होगा, जिसे उस दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था। आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ सबसे चर्चित थे, जिन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ द नेशन में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया, जो उस वक्त अपने शुरुआती दौर में थी। स्मिथ का तर्क था कि बाजारी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में आदान प्रदान या सौदों का एक लंबा क्रम है जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। यह तब भी होता है जब करोड़ों के लेन देन में शामिल व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति इसकी स्थापना का इरादा नहीं रखता। प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए वो जो भी करता है वो स्वतः ही समाज के या सभी के हितों में होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। इस बल को स्मिथ ने अदृश्य हाथ का नाम दिया। अतः उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं लाभ से स्वचालित है और यह तब सबसे अच्छे से कार्य करती है जब हर व्यक्ति, खरीदार और विक्रेता तर्क संगत निर्णय लेते हैं जो उनके हितों में होते हैं। स्मिथ ने अदृश्य हाथों के विचार को इस तर्क के रूप में प्रयोग किया कि जब बाजार में व्यक्ति स्वयं लाभ के अनुसार काम करता है तो समाज को हर तरह से फायदा होता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है और अधिक समृद्धि उत्पन्न करता है। यही कारण है कि स्मिथ ने खुले व्यापार का समर्थन किया। एक ऐसा बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या अन्य रोकथाम से मुक्त हो। इस आर्थिक दार्शनिकता को फ्रांसीसी भाषा में लेस ए फेयर भी कहा
गया, जिसका अर्थ है बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए या हस्तक्षेप न किया जाए। आधुनिक अर्थशास्त्र का विकास एडम स्मिथ जैसे प्रारंभिक विचारकों के विचारों से हुआ और यह इस विचार पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था को समाज के एक पृथक हिस्से के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जो बड़े सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ से अलग है, जिसमें बाजार अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करता है। इस उपागम के विपरीत समाजशास्त्रियों ने बड़े सामाजिक ढांचे के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक वैकल्पिक तरीके की विकास करने का प्रयास किया। समाज शास्त्री मानते हैं कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों से द्वारा निर्मित है। उदाहरण के लिए बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्गों द्वारा होता है और इसकी अन्य संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचना से भी विशेष संबंध होता है। समाजशास्त्री इस विचार को अक्सर यह कहकर प्रकट करते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी है। इस मत को यहाँ दो उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। एक उदाहरण है साप्ताहिक आदिवासी हाट का और दूसरा एक पारंपरिक व्यापारिक समुदाय और भारत के उपनिवेशिक दौर में उसका लेन देन का नेटवर्क या तंत्र। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में ढोराई गांव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार दुनिया भर के अधिकांश कृषक या खेतिहर समाजों में आवधिक बाजार या हाट सामाजिक और आर्थिक संगठन व्यवस्था की एक केंद्रीय विशेषता होती है। साप्ताहिक बाजार आसपास के गांव के लोगों को एकत्रित करता है जो अपनी खेती की उपज या किसी और उत्पाद को बेचने आते हैं और वे बनी बनाई वस्तुएं एवं अन्य सामान खरीदते हैं अतः जो उनके गांव में नहीं मिलते हैं। इन बाजारों में स्थानीय क्षेत्र से बाहर के लोग के साथ साथ साहूकार, मसखरे, ज्योतिषी एवं तमाम तरह के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं एवं वस्तुएं के साथ आते हैं। ग्रामीण भारत में एक कम तय अंतराल पर विशेष बाजार भी लगते हैं, जिसका एक आवधिक उदाहरण है पशु बाजार। यह आवधिक बाजार विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को चित्र में एडम स्मिथ 1723 से 1790 तक एडम स्मिथ समकालीन आर्थिक विचार के उद्गमकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। स्मिथ अपनी 5 पुस्तकों की श्रृंखला दे वेल्थ ऑफ अ नेशन से प्रसिद्ध है, जिसमें इस बात की व्याख्या की गई है कि कैसे खुली बाजार अर्थव्यवस्था में तार्किक स्वयं लाभ आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है और उन्हें बृहद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कस्बों एवं महानगरीय केंद्रों से जोड़ता है। साप्ताहिक हाट ग्रामीण एवं नगरीय भारत में भी एक आम नज़ारा होता है। पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में खास तौर पर जहां आदिवासी बसे होते हैं, जहां अधिवास दूर दराज तक होता है, सड़कें और संचार भी जीर्ण शीर्ण होता है एवं अर्थव्यवस्था भी अपेक्षाकृत अविकसित होती है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार उत्पादों के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप की एक प्रमुख संस्था बन जाता है। स्थानीय लोग बाजार में अपने खेती की उपज या जंगलों से लाए गए पदार्थों को व्यापारियों को बेचते हैं, जो कस्बों में इन्हें ले जाकर दोबारा बेचते हैं और इन पैसों से आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक व एवं खेती के औजार और उपभोग की वस्तुएं जैसे चूड़ियां और गहने खरीदते हैं। पर अधिकांश लोगों के लिए हाट जाने की प्रमुख कारण सामाजिक है, जैसा जहां वह अपने रिश्तेदारों से भेंट कर सकता है, घर के जवान लड़के लड़कियों का विवाह तय कर सकता है, गप्पे मार सकता है और कई अन्य कार्य कर सकता है। जहां जनजातीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार एक बहुत पुरानी संस्था है, वहीं समय के साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन भी हुआ। इन दूरस्थ क्षेत्रों में उपनिवेशिक राज्यों के नियंत्रण में आने के बाद इन्हें धीरे धीरे क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया गया। जनजातीय क्षेत्रों को सड़क के निर्माण द्वारा और स्थानीय लोगों को साझा बुझा के, जिनमें से बहुत से लोगों ने जनजातीय विद्रोह द्वारा अपनी वैश्विक शासन का विरोध किया था, खोला गया ताकि इन इलाकों के समृद्ध जंगलों और खनिज तक बेरोक टोक पहुंचा जा सके। ऐसा होने से इन क्षेत्रों में व्यापारी, साहूकार और आसपास के मैदानी इलाकों से अन्य गैर जनजातीय लोग का यहाँ भी तांता लगा गया।
इस प्रकार जनजातीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आ गया, क्योंकि अब जंगल के उत्पादों को बाहरी लोगों को बेचा जाने लगा और नई तरह की वस्तुएं व्यवस्था में शामिल हो गई। आदिवासियों को अब उन खदानों और बागानों में भी मजदूर के तौर पर रखा जाने लगा जो अंग्रेजी सरकार के दौर में स्थापित हुए थे। औपनिवेशिक दौर के दौरान जनजातीय श्रम के एक बाजार का विकास हुआ। इन तमाम बदलावों की वजह से स्थानीय जनजातीय अर्थव्यवस्था बड़े बाजारों से जुड़े गई, पर इसका असर स्थानीय लोगों के लिए सामान्यतः बेहद नकारात्मक था। उदाहरण के लिए बाहर से स्थानीय क्षेत्रों में साहूकारों और व्यापारियों के आवागमन के आदिवासियों को दरिद्र कर दिया। उनमें से अधिकांश ने अपनी जमीन बाहरी लोगों के हाथ खो दी। चित्र में दिखाई गई है ये लोगों द्वारा आदिवासी बाजार का दृश्य दिखाई गई है। साप्ताहिक बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में जनजातीय स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाहरी वातावरण के बीच की कड़ियों और आदिवासियों एवं अन्य लोगों के बीच के आर्थिक शोषण का संबंध, इन सब का चित्रण बस्तर जिले के एक साप्ताहिक बाजार के अध्ययन में किया गया है। इस जिले में गौड़ आदिवासी रहते हैं। साप्ताहिक बाजार में आप स्थानीय लोग जिसमें जनजातीय और गैर जनजातीय मुख्यतः हिंदू के साथ साथ बाहरी लोग जिसमें मुख्यतः विभिन्न जातियों के हिंदू व्यापारी होते हैं को पाएंगे। वन अधिकारी भी बाजार में इन आदिवासियों के साथ व्यापार करने आते हैं जो वन विभाग के लिए काम करते हैं। इस प्रकार इस बाजार में तमाम तरह के विशेष विक्रेता अपने उत्पादों और सेवाएं बेचने आते हैं। मुख्य चीजें जिनका बाजार में विनिमय होता है वे है बनी बनाई वस्तुएं जैसे गहने और पायल, बर्तन और चाकू, गैर स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे नमक और हल्दी, स्थानीय खाद्य सामग्री, खेतिहर उत्पाद और बनी बनाई वस्तुएं जैसे बांस की टोकरी और जंगल के उत्पाद जैसे इमली और तिलहन है। जंगल के उत्पाद जो आदिवासी लेकर आते हैं वह व्यापारी खरीद कर कस्बों में ले जाते हैं और इन हाटों से खरीदार मुख्यतः आदिवासी ही होते हैं, पर विक्रेता तो जाति प्रधान हिंदू होते हैं। आदिवासी जंगली और खेती संबंधित उत्पादों और अपने श्रम बल को बेचकर जो पैसा कमाते हैं वो मुख्यतः इन हाटों में मिलने वाली सस्ती पायल एवं गहनों का और उपभोग की वस्तुएं जैसे बने बनाए कपड़ों की खरीदारी के लिए खर्च करते हैं। एल्फ्रेड गेल 1982 जैसे मानव विज्ञानी जिन्होंने दोहराई का अध्ययन किया के अनुसार बाजार का महत्व सिर्फ इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए बाजार की रूपरेखा उस क्षेत्र में अधिक्रमित अंतर समूहों के सामाजिक संबंधों का प्रतीकात्मक चित्रण करती है। विभिन्न सामाजिक समूह जाति एवं सामाजिक अधिक्रम में एक एवं साथ ही बाजार व्यवस्था में अपनी स्थिति के अनुसार स्थापित होते हैं। अमीर और उच्च श्रेणी वाले राजपूत आभूषण निर्माता और मध्य श्रेणी के स्थानीय हिंदू व्यापारी बाजार के भी बीच चल वाले क्षेत्रों में बैठते हैं और आदिवासी जो तरक्की और स्थानीय बाग से 4.1 बस्तर में एक आदिवासी गांव का बाजार धोराई एक आदिवासी बाजार वाले गांव का नाम है जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर जिले के भीतरी इलाके में बसा है। जब बाजार नहीं लगता उन दिनों धोराई एक ऊंघता हुआ पेड़ों के छप्परों से छना हुआ घेरों का झुरमुट है, पर जो पैर पसारे उन सड़कों से जो जा मिलता है जो बिना किसी नाप माप के जंगल भर में फैली हुई है। धोराई का सामाजिक जीवन यहाँ के की 2 प्राचीन चाय की दुकानें तक सीमित है जिसके ग्राहक राज्य वन सेवा के निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं जो दुर्भाग्यवश इस दूरवर्ती और निरर्थक इलाके में क्रमवश फंसे पड़े हैं। धोराई का अस्तित्व गैर बाजारी दिनों में या शुक्रवार को छोड़कर शून्य के बराबर होता है, पर बाजार वाले दिन वे किसी और जगह में तब्दील हो जाता है। ट्रकों से रास्ता जाम हुआ होता है। वन के सरकारी कर्मचारी अपनी इस्त्री की हुई पोशाक में इधर से उधर चहलकदमी कर रहे होते हैं और वन सेवा के महत्वपूर्ण अधिकारी अपनी ड्यूटी बाजार कर वन विभाग के विश्राम गृह के आंगनों से बाजार पर बराबर नजर बनाए रखते हैं। ये वे आदिवासी श्रमिकों को उनके काम का भत्ता बांटते हैं। जब अफसर रात आराम घर में सभा लगाते हैं तो आदिवासियों की कतार चारों ओर से खींचती चली जाती है। वे
वो जंगल के समान अपने खेतों की उपज या फिर अपने हाथों से बनाए हुए कुछ लेकर आते हैं। इनमें तरकारी बेचने वाले हिंदू एवं विशेषज्ञ शिल्पकार, कुम्हार, जुलाहे और लोहार सम्मिलित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समृद्धि के साथ अस्त व्यस्तता है। बाजार के साथ साथ कोई धार्मिक उत्सव भी चल रहा है, लगता है जहाँ से सारा संसार, इंसान, भगवान सब एक ही जगह बाजार में एकत्रित हो गए हैं। बाजार लगभग एक चतुर्भुजीय जमीनी हिस्सा है, लगभग 100 एकड़ के वर्गमूल में बसा हुआ है, जिसके बीचों बीच एक भव्य बरगद का पेड़ है। बाजार की छोटी छोटी दुकानों की छत छप्पर की बनी है और यह दुकानें काफी पास पास है। बीचों बीच में गलियारे भी बन गए हैं, जिनमें से खरीदार संभालते हुए किसी तरह कम स्थापित दुकानदारों के कम दामी सामानों पर पैर से कुचलने से बचाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने अस्थायी दुकानों के बीच की जगह का अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करने के लिए हर संभव उपयोग किया है। स्रोत गेल 1982 470 से 71 पे बाक्स 4.1 के लिए अभ्यास बाक्स में दिए गए उदाहरण को पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह लेखांश आपको आदिवासी और राज्य जिसका प्रतिनिधित्व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा होता के बीच के संबंध के बारे में क्या बताता है। इन वन विभाग के अर्दली आदिवासी जिलों में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अधिकारी आदिवासी श्रमिकों को भत्ता क्यों दे रहे हैं? बाजार के रूप में इसके उसके संगठन और कार्य व्यवस्था के बारे में क्या प्रकट करती है? किस प्रकार के लोग की अस्थायी दुकानें होगी और कम अस्थायी दुकानदार कौन हैं जो जमीन पर बैठते हैं? बाजार के मुख्य विक्रेता और खरीदार कौन है? बाजार में किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं और इन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कौन लोग खरीदते हुए बेचते हैं? इससे आपको इस क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था और आदिवासियों के बड़े समाज और अर्थव्यवस्था से संबंध के बारे में क्या पता चलता है? सामान बेचते हैं जो वो बाजार के बाहरी हिस्से में बैठते हैं। खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार से एवं किसी तरह से मोल भाव किया जाता है। इससे सामाजिक संबंधों का पता चलता है। उदाहरण के लिए जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों के बीच की अंतःक्रिया एक समुदाय के हिंदुओं के बीच की अंतःक्रिया से बिल्कुल भिन्न होती है। तो अंतःक्रिया अधिक्रम और सामाजिक दूरी को दर्शाती है, न कि सामाजिक समानता को। पूर्व उपनिवेशिक और उपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र भारतीय आर्थिक इतिहास के कुछ पारंपरिक विवरण भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को एक अपरिवर्तनशील रूप में देखते हैं। यह माना जाता रहा है कि आर्थिक रूपांतरण उपनिवेशवाद के साथ ही शुरू हुआ। ऐसा माना जाता था कि भारतीय प्राचीन ग्रामीण समुदाय का देश है जो अपेक्षाकृत स्वनिर्भर थे और उनकी अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक तौर पर गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संगठित थी। उपनिवेशिकता के दौरान और भारत की आजादी के प्रारंभिक दौर में ऐसा माना गया कि व्यावसायिक रुपये पैसे की अर्थव्यवस्था के स्थानीय कृषक अर्थव्यवस्था में आने और विनिमय के बेहतर क्षेत्र में उनके शामिल होने से ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। यहाँ ये कहना सही है कि उपनिवेशिकता ने बड़े आर्थिक रूपांतरण किए। जैसे अंग्रेजी सरकार की ये मांगे कि भूमि के लगान को नगद चुकाता करना है, वही हाल ही में हुए ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, व्यापार में रुपए पैसे का प्रयोग होना उपनिवेशिकता के ठीक पहले से ही विद्यमान था। जहां बहुत से गांवों और इलाकों में विभिन्न प्रकार के गैर बाजारी विनिमय व्यवस्था जैसे जजमानी व्यवस्था तो मौजूद थी, पर उपनिवेशिकता से पहले भी गांव विनिमय के बड़े तंत्र का हिस्सा थे, जिससे कृषि उत्पाद और तरह तरह की अन्य वस्तुओं का व्यापारिक प्रचलन होता था। बेअली 1983, स्टाइन एवं सुब्रमण्यम 1996। अब ऐसा लगता है कि पारंपरिक और आधुनिक या पूंजीवाद से पहले और पूंजीवाद का दौर अर्थव्यवस्था के बीच अक्सर जो विभाजन किया जाता है वो इस सफाई से बटा हुआ नहीं है, बल्कि एक दूसरे से घुला मिला है। हाल ही में ऐतिहासिक शोध ने ये भी उजागर किया है कि निवेश के पहले भी भारत में विस्तृत और परिष्कृत व्यापारिक तंत्र विद्यमान थे। यह तो हम सब जानते हैं कि पिछली कितनी ही शताब्दियों से भारत हथकरघा के कपड़ों का मुख्य निर्माता और सूती कपड़े और महंगे रेशम दोनों निर्यातक होने के साथ साथ अनेक
अन्य वस्तुएं जैसे मसालों, जिनकी वैश्विक बाजार में मुख्यतः यूरोप में भारी मांग थी, जो स्रोत था, तो यह कतई आश्चर्य की बात नहीं है कि उपनिवेश के पहले के 2 दिनों में भारत में अनंत अवस्था के उत्पादन केंद्रों के साथ साथ देशज व्यापारियों का संगठित समाज, व्यापार तंत्र और बैंकिंग व्यवस्था भी शामिल थी, जिससे भारत आंतरिक स्तर पर और बाकी दुनिया से भी व्यापार करने में सक्षम था। इन पारंपरिक व्यापारी समुदाय या जाति की अपनी कर्ज और बैंकों की व्यवस्थाएं थी। उदाहरण के लिए विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी या विनिमय का बिल, जो कि एक कर्ज पत्र की तरह थी। इस व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे। चूंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में ही होता था, इसीलिए देश में किसी एक कोने से एक व्यापारी द्वारा जारी हुई हुंडी दूसरे कोने में व्यापारी द्वारा स्वीकार की जाती थी। तमिलनाडु के नाटुकोटाई चेट्टियारों या नाकरटर इसका एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि यह देशज व्यापारिक तंत्र किस तरह संगठित थे और कैसे कार्य करते थे। उपनिवेश के दौरान इस समुदाय पर किया गया अध्ययन दर्शाता है कि किस तरह से इनकी बैंकिंग और व्यापारिक गतिविधियां समुदाय के सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई थी। जाति, नातेदारी और परिवार की संरचना आप व्यापार के अनुकूल थी और व्यापार इन्हीं सामाजिक संरचनाओं के भीतर होता था। जैसा कि अधिकांश पारंपरिक व्यापारिक समुदाय में होता था, नकारटारों के बैंक भी उनके संयुक्त पारिवारिक संस्थान थे, ताकि व्यापारिक संस्थान की संरचना भी परिवार के समान रहे। इसी प्रकार व्यापारिक और बैंकिंग गतिविधियां भी जाति और नातेदारी संबंधों के माध्यम से संगठित थी। उदाहरण के तौर पर चेटियार व्यापारियों के जाति आधारित सामाजिक तंत्रों या संपर्कों ने उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और सिलोन में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की सहायता दी। एक दृष्टिकोण से नाकरटारों की देशज आर्थिक गतिविधियों की एक प्रकार का पूंजीवाद कह सकते हैं। यह व्याख्या हमें यह प्रश्न पूछने पर बाध्य कर देती है कि क्या पूंजीवाद का कोई अन्य स्वरूप है या था जो यूरोप के पूंजीवाद से भिन्न है। रूडनर 1994। तमिलनाडु में नकारटारों में जाति आधारित व्यापार। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नकारटारों की बैंकिंग व्यवस्था अर्थशास्त्री के पश्चिमी स्वरूप के बैंकिंग व्यवस्था के प्रारूप से मिलती है। नकारटारों में एक दूसरे से कर्ज लेने या पैसे जमा करना जाति आधारित सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता था, जो कि व्यापार के भूभागावासी स्थान, वंशानुक्रम, विवाह और सामान्य संप्रदाय की सदस्यता पर आधारित था। आधुनिक पश्चिमी बैंकिंग व्यवस्था के विपरीत नकारटारों में नेकनामी, प्रतिष्ठा, निर्णय क्षमता और जमा पूंजी जैसे सिद्धांत के अनुसार विनिमय होता था, न कि सरकार नियंत्रित केंद्रीय बैंक के नियमों के अंतर्गत। और यही प्रत्येक संपूर्ण जाति के प्रतिनिधि की तरह प्रत्येक एकल नकारटारों व्यक्ति के इस व्यवस्था में विश्वास को सुनिश्चित करते थे। दूसरे शब्दों में नकारटारों की बैंकिंग व्यवस्था एक जाति आधारित बैंकिंग व्यवस्था थी। हर एक नकारटारों ने अपनी जीवन विभिन्न प्रकार के सामूहिक संस्थाओं में शामिल होने और उसका प्रबंधन करने के अनुसार संगठित किया था। यह वह संस्थाएं थी जो उनके समुदाय में पूंजी जमा करने और बांटने में जुटी हुई थी। स्रोत रूडनर 1994 पेज 234 से लिया गया है। बॉक्स 4.2 के लिए अभ्यास बॉक्स में दिए गए कास्ट एंड कैपिटलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया रूडनर 1994 में से लिए गए लेखांश को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे। लेखक के अनुसार नकारटारों की बैंकिंग व्यवस्था का आधुनिक पश्चिमी बैंकिंग व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण अंतर है? नकारटारों की बैंकिंग और व्यापारिक गतिविधियां अन्य सामाजिक संरचनाओं से किन विभिन्न तरीकों से जुड़ी है? क्या आप आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां आर्थिक गतिविधियां नकारटारों की ही तरह सामाजिक संरचना में घुली मिली हो? बाजारों का सामाजिक संगठन, पारंपरिक व्यापारिक समुदाय। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन पारंपरिक
व्यापारिक समुदाय या जातीय जैसे नकारात्मकों पर केंद्रित है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि भूमि पर अधिकार, व्यावसायिक भिन्नताएं और अन्य विषयों के संदर्भ में जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में गहरा नाता है। यह बात बाजारों और व्यापार पर भी उतना ही लागू होता है। वास्तव में वैश्य चार वर्णों में से एक है। यह तथ्य भारतीय समाज में प्राचीन काल से व्यापार और व्यापारी के महत्व को दर्शाता है। हालांकि अन्य वर्णों की तरह वैश्य स्थिति अक्सर स्थिर पहचान या सामाजिक स्थिति की तुलना में अधिकार या आकांक्षा से प्राप्त हुई होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे वैश्य समुदाय भी हैं जैसे उत्तरी भारत के बनिया, जिनका पारंपरिक व्यवसाय एक लंबे समय से व्यापार या वाणिज्य रहा। कुछ जाति समूह भी हैं जो व्यापार में शामिल हो गए हैं। ऐसे समूह ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया में वैश्य की स्थिति पाने का आकांक्षा रखते हैं या इस पर अधिकार जताते हैं। सभी जाति समुदाय के इतिहास की तरह अधिकांश दशाओं में जाति स्थिति या पहचान और जातीय व्यवहार, जिसमें व्यवसाय भी शामिल है, के बीच एक जटिल संबंध होता है। भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदायों में सिर्फ वैश्य ही नहीं बल्कि और समूह भी अपनी भिन्न धार्मिक या अन्य सामुदायिक पहचानों के साथ शामिल हैं, जैसे पारसी, सिंधी, बोहरा और या जैन। व्यापारिक समुदायों की समाज में हमेशा उच्च परिस्थिति नहीं रही। मसलन उपनिवेशिक काल में नमक का दूर दराज तक व्यापार एक अपेक्षित जनजातीय समूह बंजारों द्वारा होता था। हर स्थिति में सामुदायिक संस्थाओं का विशेष स्वरूप और उनका आचरण विभिन्न संस्थाओं और व्यापारिक प्रथाओं को जन्म देता है। चित्र में दिखाई गई हैं, ये प्रदर्शित किया जा रहा है, जन्म देता है। भारत में अतीत व समकालीन परिवेश में बाजारों के परिचालन को समझने के लिए हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि किस तरह व्यापार के कुछ विशेष क्षेत्र विशेष समुदाय द्वारा नियंत्रित होते थे। इस जाति आधारित विशेषता का एक कारण यह भी हो सकता है कि व्यापार और खरीद फरोख्त आमतौर पर जातीय एवं नातेदारी तंत्रों में ही होता हो, जैसा कि हमारे नकारात्मकों के मामले में देखा। क्योंकि व्यापारी अपने स्वयं के समुदायों के लोगों पर विश्वास औरों की अपेक्षा ज्यादा करते थे, इसीलिए वे बाहर के लोगों के बजाय इन्हीं संपर्क में व्यापार करते हैं और इससे व्यापार के कुछ क्षेत्रों पर एक जाति का अधिकार हो जाता है। क्रियाकलाप 4.1 जिस कस्बे या शहर में आप रहते हैं उसके बाजार या खरीदारी करने वाले क्षेत्रों में जाएं। यहाँ पता करने की कोशिश करें कि महत्वपूर्ण व्यापारी कौन है। क्या कोई विशेष व्यापार के क्षेत्र है जो विशेष समुदाय द्वारा नियंत्रित है, जैसे आभूषण, किराना, लोहे, लकड़ी एवं अन्य वस्तुओं की दुकानें। इन दुकानों में से कुछ में जाएं एवं उनके मालिकों और उनके समुदायों के बारे में पता करें। क्या यह उनका पुश्तैनी पारिवारिक व्यापार है। उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव। उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए, जिससे उत्पादन, व्यापार और कृषि के एक अभूतपूर्व विघटन हुआ। एक जाना माना उदाहरण है हथकरघा के काम का खात्मा हो जाना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त के बाजारों में इंग्लैंड से सस्ते बने बनाए कपड़ों की भरमार लगा दी गई। हालांकि भारत में उपनिवेश के दौर से पहले ही एक जटिल मौद्रिक कृषि अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। ज्यादातर इतिहासकार उपनिवेश काल को एक संधि काल के रूप में देखते हैं। उपनिवेश काल के दौरान भारत विश्व की पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से और अधिक जुड़ गए। अंग्रेजी राज से पहले भारत बने बनाए सामानों के निर्यात का एक मुख्य केंद्र था। उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल और कृषि उत्पादों का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बन दिया गया। यह दोनों कार्य इंग्लैंड के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए। लगभग उसी समय नए समूह मुख्यतः यूरोपियन व्यापार और व्यवसाय में आने लगे। वे या तो पहले से जमे हुए व्यापारी समुदायों में मेल जोल का अपना व्यापार शुरू करते थे या कभी उन समुदायों को उनका व्यापार छोड़ने के
को मजबूर करके, परंतु पहले से विद्यमान आर्थिक संस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार में कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्रदान किए, जिन्होंने बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया और अपनी स्थिति को सुधारा। कुछ मामलों में उपनिवेशवाद द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए समुदाय का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी आर्थिक शक्ति को निरंतरता से बनाए रखा। इस प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है मारवाड़ी, जो शायद भारत में हर जगह पाए जाने वाले एवं सबसे ज्यादा जाने माने व्यापारी समुदाय है। मारवाड़ियों का प्रतिनिधित्व बिड़ला परिवार जैसे नामी औद्योगिक घरानों से तो है ही, छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारियों से भी है, जो भारत के हर कस्बे के बाजारों में बसे हुए हैं। उपनिवेश काल के दौरान ही मारवाड़ी एक सफल व्यापारी समुदाय बने, जब उन्होंने उपनिवेशिक शहरों जैसे कलकत्ता में मिलने वाले नए अवसरों का लाभ उठाया और व्यापार और साहूकारी जारी रखने के लिए देश के सभी भागों में बस गए। नक्कारों की तरह मारवाड़ी की सफलता भी उनके गहन सामाजिक तंत्रों की वजह से है, जिसने उनकी बैंकिंग व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक विश्वास से भरपूर संबंधों की स्थापना की। अनेक मारवाड़ी परिवार इतने पूंजी जुटा पाए कि वो लोगों को ब्याज पर कर्ज देने लगे। इन बैंकों जैसी आर्थिक प्रवृत्ति की मदद से भारत में अंग्रेजों के वाणिज्यिक विस्तार को भी मदद मिली। हाइड्रेक ग्रोव 2004 उपनिवेश के आखिरी दिनों में और स्वतंत्रता के बाद मारवाड़ी परिवार ने अपने आप को आधुनिक उद्योगों में रूपांतरित कर लिया और आज भी भारत में किसी अन्य समुदाय की तुलना में मारवाड़ियों की उद्योग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। उपनिवेश के दौरान एक नई व्यापारिक समुदाय का उभर कर आना और इसके छोटे प्रवासी व्यापारी से बड़े साहूकार और उद्योगपति में बदल जाने की यह कहानी आर्थिक प्रक्रियाओं में सामाजिक संदर्भ के महत्व को दर्शाती है। चित्र में दिखाई गई है ये दुकानदारें मारवाड़ी लोगों की। पूंजीवाद को एक साप्ताहिक व्यवस्था के रूप में समझना आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को पढ़े कमोडिटी उत्पादक या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा, जो कि श्रमिक की मजदूरी पर आधारित है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मार्क्स ने लिखा कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। हर उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से बनती है और अंततः वह एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। मार्क्स ने इसी बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था चीजों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पूंजीवादी उत्पादन विधि के अंतर्गत मजदूरी या श्रम भी एक बिकाऊ सामान बन जाता है, क्योंकि मजदूरों को अपने श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर ही अपनी मजदूरी कमानी है। इस तरह दो आधारभूत वर्गों का गठन होता है। पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों के मालिक है और श्रमिक जो अपना श्रम पूंजीपतियों को बेचते हैं। पूंजीपति वर्ग को इस व्यवस्था से मुनाफा होता है, क्योंकि वे श्रमिकों को उनके कामों के बराबर दाम नहीं देते। ऐसा करते हुए वे उनके श्रम से अतिरिक्त मूल्य निकाल लेते हैं। मार्क्स के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाज के सिद्धांत ने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में पूंजीवाद के स्वरूप के बारे में अनेक सिद्धांतों और बहस को प्रेरित किया। वस्तुकरण या परकीकरण और उपयोग दुनिया के हर एक कोने में पूंजीवाद के विकास से जीवन के हर क्षेत्र और हिस्सों में बाजार का विस्तार हो गया, जो कि पहले इस व्यवस्था से अछूते थे। परकीकरण कमोडिटाइजेशन तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में बेची खरीदी न जा सकती हो और अब वह बेची खरीदी जा सकती है, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक चीज बन गई है। जैसे श्रम और कौशल अब ऐसी चीज है जो खरीदी व बेची जा सकती है। मार्क्स और पूंजीवाद के अन्य आलोचकों के अनुसार परकीकरण की प्रक्रिया के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव है। श्रम का परकीकरण एक उदाहरण है, लेकिन समकालीन समाज में ऐसे
ऐसे और भी उदाहरण है। मसलन आजकल एक विवादास्पद वाकया है, गरीब लोगों द्वारा अपनी किडनी को अमीर लोगों को बेचना, जिन्हें किडनी की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि मानव अंग का पंजीकरण नहीं होना चाहिए। पहले के समय में इंसानों को गुलाम के तौर पर बेचा और खरीदा जाता था, पर आज के दौर में लोगों को वस्तुओं की तरह समझना अनैतिक माना जाता है। पर आधुनिक समाज में लगभग हर कोई मानता है कि इंसान का श्रम खरीदा जा सकता है, या पैसों के बदले या अन्य सेवाओं या कौशल उपलब्ध कराया जा सकता है। मार्क्स के अनुसार यह वह स्थिति है जो सिर्फ पूंजीवाद समाजों में ही पाई जाती है। समकालीन भारत में हम देख सकते हैं कि कुछ चीजों या प्रक्रियाओं जो पहले समाज का हिस्सा नहीं थी, अब वह बाजार में मिलने वाली वस्तुएं हो गई हैं। जैसे पारंपरिक रूप से पहले विवाह परिवार के लोगों द्वारा तय किए जाते थे, अब व्यावसायिक विवाह ब्यूरो की भरमार है, जो वेबसाइटों या किसी और माध्यम से लोगों का विवाह तय कराते हैं और इसका मेहनताना लेते हैं। दूसरा उदाहरण है अनेक निजी संस्थान जो व्यक्तित्व संवारने, अंग्रेजी बोलना सिखाने और अन्य चीजों के लिए पाठ्यक्रमों का चलाते हैं, जो कि विद्यार्थियों को अधिकांशतः मध्यम वर्गीय नौजवानों समकालीन विश्व में सफल होने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक और सामाजिक कौशल को सिखाते हैं। पुराने समय में सामाजिक कौशल और शिष्टाचार जैसे आचरण प्रमुख रूप से परिवार में ही सिखाया जाता था। हम इस बारे में ऐसे भी सोच सकते हैं कि आजकल जो निजी संस्थाओं में होड़ लगी है, नए विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग क्लासेस को चलाने के लिए, वे भी इस बात को दर्शाती हैं कि किस तरह से शिक्षा का परीकरण हो रहा है। बॉक्स 4.2 परीकरण बड़ा शब्द है जो सुनने में जटिल लगता है, पर जिन प्रक्रियाओं की तरह वो इशारा करता है उनसे यह परिचित है और वो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। एक साधारण उदाहरण है बोतल का पानी। शहर या कस्बों में, यहाँ तक कि अधिकांश गांव में भी बोतल का पानी खरीदना अब संभव है। 2 लीटर, 1 लीटर या उसके छोटे पैमाने में वे हर जगह बेची जाती हैं। अनेक कंपनियां हैं और अनेक ब्रांड के नाम हैं जिससे पानी की बोतलें पहचानी जाती हैं, पर यह एक नई घटना है जो 10-15 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। मुमकिन है कि आप खुद उस समय को याद कर सकते हैं जब पानी की बोतलें नहीं बिका करती थीं। बड़ों से पूछो, माता पिता की पीढ़ी के लोगों को अजीब लग रहा होगा कि आप के दादा दादी के ज़माने में तो इसके बारे में बिरले लोगों ने सुना या सोचा होगा। ऐसा सोचना भी कि पेयजल के लिए कोई पैसा मांग सकता है उनके लिए अविश्वसनीय होगा, पर आज यह हमारे लिए आम बात है। एक साधारण सी बात, एक वस्तु जिसे हम खरीद या बेच सकते हैं, इसी को पणीकरण, कमोडिफिकेशंस कहते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी चीज जो बाजार में नहीं बिकती हो वह बाजार में बिकने वाली एक वस्तु बन जाती है और बाजार अर्थव्यवस्था का एक भाग बन जाती है। क्या आप ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो हाल ही में बाजारों में शामिल हुई हो? याद रहे कि यह जरूरी नहीं कि कोई वस्तु ही एक पण्य हो, कोई सेवा भी पण्य हो सकती है। जैसे ऐसी चीजों के बारे में भी सोचें जो आज पण्य भले न हो पर भविष्य में हो सकती है। आप कारण भी सोचें कि क्या ऐसा होगा। अंत में इस बारे में सोचें कि पहले जमाने में की कुछ चीजें अब बिकने बंद क्यों हो गई, मतलब जिनका पहले विनिमय में योगदान था पर अब नहीं, क्यों और कब कोई कमोडिटी नहीं रह जाती। चित्र में प्रदर्शित ये दिखाई गई है। चित्र में डिजिटल नेचुरल इमेज इंजन का दृश्य दिखाया गया है। ये डिजिटल इमेज इंजन का दृश्य बना हुआ है। पूंजीवाद समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि उपभोग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके सिर्फ आर्थिक कारण नहीं बल्कि इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। आधुनिक समाज में उपभोग एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा सामाजिक भिन्नता का निर्माण होता है और उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को कुछ विशेष वस्तुओं को खरीद कर या उनका प्रदर्शित करता है और कंपनियां उन बातों पर गौर करती हैं और वो अपने समान परिस्थिति या संस्कृति के प्रतीकों के आधार पर बनाती या एवं बेचती हैं। टेलीविजन,
पर आने वाले और सैकड़ों पर लगे इश्तहारों के बारे में जिन्हें हम रोज देखते हैं, और उस विज्ञापन में छुपे अर्थ के बारे में सोचिए जिसे विज्ञापनदाता ने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए विज्ञापन से जोड़ने की कोशिश की है। समाज के संस्थापकों में से एक मैक्स वेबर ने पहली बार इस बात को लोगों के सामने रखा कि लोग जो सामान खरीदते हैं वह उपयोग करते हैं वह समाज में उनकी परिस्थिति में गहनता से जुड़ा होता है। उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रतीक माना है। उदाहरण के तौर पर भारत में आज मध्यम वर्गीय परिवारों में उनके पास जो कार या मॉडल होता है या जिस कंपनी के सेल फोन इस्तेमाल करते हैं वो उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का अनुमान लगाने के प्रमुख साधन हैं। वेबर ने इस बारे में भी लिखा कि किस तरह से लोगों की जीवन शैली के आधार पर उनके वर्गों और परिस्थिति समूहों में भिन्नता की जाती है। उपभोग जीवन का एक पक्ष है, पर उस में ये बातें भी शामिल हैं कि आप अपने घर को किस तरह से सजाते हैं, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के मनोरंजन को पसंद करते हैं, और दैनिक जीवन के अन्य पक्ष भी इनमें शामिल है। समाजशास्त्री आधुनिक समाज में उपभोग के स्वरूप और जीवन शैली का एक अनेक सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व के कारण अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 4.3 विज्ञापनों की व्याख्या। अखबारों और किताबों से विज्ञापन इकट्ठा करें, उनमें से 2 या 3 विज्ञापन चुनें जो आपको रुचिकर लगे। इनमें से प्रत्येक विज्ञापन के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। पहला, किस उत्पादन का विज्ञापन किया जा रहा है और उस उत्पादन का किस तरह से चित्रण किया गया है। विज्ञापनदाता ने किस तरह से एक सामाजिक स्थिति और जीवन शैली को अपने उत्पाद से जोड़ने की कोशिश की है। भूमंडलीकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गठजोड़। 1980 के दशक के बाद भारत ने अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में प्रवेश किया। ये मुख्यतः राज्य स्तरीय विकास से उदारवाद जैसे आर्थिक नीति के परिवर्तन की वजह से हुआ। इस बदलाव से भूमंडलीकरण के युग की शुरुआत हुई, वह दौर जिसमें दुनिया पहले से ज्यादा अंतर संबंधित सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं। इनमें से खास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, समाचार और लोगों का संचालन एवं साथ ही प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, दूर संचार और परिवहन के क्षेत्र में और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास जो इस संचालन को गति प्रदान करते हैं। भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण का बढ़ाना है। इस एकीकरण का अर्थ है कि दुनिया के किसी एक कोने में किसी बाजार में परिवर्तन होता है तो दूसरे कोने में उसके अनुकूल प्रतिकूल असर हो सकता है। जैसे अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, ये बाजार दिखाई गई हैं आती है, तो भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग में भी गिरावट आएगी। जैसा कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले के बाद हमने देखने को मिला था, जिससे इस क्षेत्र में लोगों के व्यवसाय एवं नौकरियां जाती रहेगी। सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO जैसे कॉल सेंटर उन प्रमुख उद्योगों में से है जिसके द्वारा भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार जुड़ता जा रहा है। यहाँ की कंपनियां पश्चिम के विकसित देशों के उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर श्रम और सेवाएं मुहैया कराती हैं। हम कह सकते हैं कि अब भारतीय सॉफ्टवेयर संबंधित सेवाएं और उसी प्रकार की अन्य और सेवाएं का विश्व भर में एक बाजार बन गया है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत सिर्फ पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोक सांस्कृतिक उत्पादों और छवियों का भी दुनिया भर में परिचालन होता है। यह विनिमय नए दायरों से प्रवेश करती है और नए बाजारों का निर्माण करती है। उत्पाद, सेवाएं और सांस्कृतिक तत्व जो पहले बाजार व्यवस्था से बाहर थे, अप्रत्यक्ष बाजार और समय और दूरी पर विजय। बाक्स 4.3 मैसूर से नासदाक का उद्घाटन, इन्फोसिस का दूर संचारित लिपिकों का अंश जिससे अमेरिकी शेयर बाजार खुला। मैसूर, अगर आपको भी नहीं लगता कि दुनिया समतल हो गई है और इस पर गौर करें। इन्फोसिस प्रो
धोग के नासदाक के शेयर बाजार के सुबह खुलने का घोषणा की हुए भी मैसूर में बैठे बैठे यहाँ शाम के 7 बजे अमेरिका का 9:30 प्रातः इन्फोसिस के सभापति और मुख्य संचालक NR नारायण मूर्ति ने एक घंटी बजाकर नासदाक के टाइम्स इसके वेयर न्यूयॉर्क के बाजार स्थल का सोमवारी बाजार खोला। ये शुरुआती घंटी एक उत्सवी घटना है जो नासदाक के अप्रत्यक्ष बाजार प्रारूप का प्रतीक है। चूंकि नासदाक का संचालन पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक है, यह दुनिया के किसी भी हिस्से से खोला जा सकता है और यह प्रतीकात्मक तौर पर व्यापार के प्रत्येक दिन की शुरुआत में पूंजी निवेशकों और बाजार के प्रतिभागियों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्रोत समाचार द अंश, टाइम ऑफ इंडिया, बेंगलुरु, 1 अगस्त 2006। बाक्स 4.3 के लिए नासदाक एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विनिमय केंद्र का नाम है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका संचालन विशेष रूप से कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से होता है। यह दुनिया भर में ब्रोकरों और निवेशकों को उन कंपनियों के शेयर के खरीद फरोख्त में मदद करता है जो उससे पंजीकृत हैं। यह सौदे वास्तविक समय में होते हैं, अर्थात चंद सेकंडों में मामला तय कर दिए जाते हैं और वो भी बिना कागजी कार्रवाई या कागजी मुद्रा के। ऊपर दिए गए समाचार के अंशों को ध्यान से पढ़ें एवं निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। एक स्टॉक बाजार में व्यापार जैसे कि नासदाक या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज अन्य बाजारों में व्यापार से कैसे अलग है? आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अखबारों, मैगजीनों और इंटरनेट से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नासदाक का दृश्य भी दिखाया गया है। जो यह घटना जो कि अमेरिका में स्थित नासदाक बाजार का मैसूर से इंफोसिस के सभापति नारायण मूर्ति द्वारा किए गए उद्घाटन के बारे में है। आपको आज की दुनिया के बाजारों के बारे में, विशेषकर शेयर और वित्तीय बाजार के बारे में और भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधों के बारे में क्या बताती हैं? लेख में उद्घाटन की घटना को एक समारोह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या आप ऐसे ही किसी अन्य उदाहरण उत्सव की प्रथा के बारे में सोच सकते हैं जो अन्य प्रकार के बाजारों में महत्वपूर्ण है? अब उसके हिस्से है। एक उदाहरण है भारतीय अध्यात्मक और ज्ञान व्यवस्थाओं जैसे योग और आयुर्वेद का पश्चिम में बाजारीकरण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक का बढ़ता बाजार भी यह दर्शाता है कि खुद संस्कृति कैसे बाजार का एक हिस्सा बन जाती है। इसका एक उदाहरण है पुष्कर, राजस्थान में लगने वाला प्रसिद्ध वार्षिक मेला, जिसमें दूर दराज से व्यापारी और पशुचारी ऊंटों और अन्य पशुओं को बेचने एवं खरीदने आते हैं। जहां स्थानीय लोगों के लिए पुष्कर मेला एक भव्य सामाजिक और आर्थिक उपलक्ष्य होता है, वहीं अब बाक्स 4.4 जब बाजार भी बिकता हो पुष्कर पशु मेला। कार्तिक का महीना आते ही ऊंटों की गाड़ीवान अपने रेगिस्तान जहाजों को सजाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के वक्त पहुंचने के लिए समय से पुष्कर की लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हर साल लगभग 2 लाख लोग और 50,000 ऊंट और अन्य पशुओं का जमावड़ा लगता है। वे उन्माद देखते ही बनता है जब रंग, शोर और चहल पहल से लोग घिरे होते हैं और संगीत वादक, रहस्यवादी, पर्यटक, व्यापारी, पशु और भक्त सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक तरह से कहें तो यह ऊंटों को संवारने का निवारण है, जिसमें मकई के बाल की तरह बाल संवारे हुए ऊंटों, पायलों की झनकार कढ़ाई किए वस्त्रों और टम टम पर सवार लोगों से आपकी अद्भुत भेंट हो सकती है। ऊंटों के मेले के साथ ही धार्मिक प्रतिष्ठान भी एक जंगली जादुई चरम पर होता है। अगरबत्तियों का घना धुआं, मंत्रों का शोर और मेलों की रात में हजार भक्तों नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप को धोते हैं और पवित्र पानी में टिमटिमाते दिए छोड़ देते हैं। स्रोत लोनली प्लांटनेट, भारत के पर्यटक गाइड के 11वें संस्करण से। बाक्स 4.4 के लिए अभ्यास। बाक्स 4.4 में दिए गए लेखांश को पढ़ें जो कि विदेशी पर्यटक के लिए एक पर्यटक पुस्तिका से लिया गया है। यह लेखांश पढ़ने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक बाजार इस मामले में पारंपरिक पशु
बाजार और पुष्कर मेला अन्य बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं बन गए हैं। और यह अन्य बाजार यहाँ पर्यटक बाजार हैं। सवालों का उत्तर देने से पहले कक्षा में इस लेखांश के बारे में चर्चा कीजिए। दृश्य में ये ऊंटों की भीड़ दिखाई गई है। पहला, पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के दायरे में आ जाने से इस जगह पर कौन सी नई वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों के दायरे का विकास हुआ है। दूसरा, आपके विचार में बड़ी संख्या में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के आने से मेले का रूप किस तरह से बदल गया है। तीसरा, इस जगह का धार्मिक उन्माद किस तरह से इसकी बाजार कीमत को बढ़ाता है। क्या हम कह सकते हैं कि भारत में अध्यात्म का एक बाजार है। चौथा, क्या आप ऐसे ही और उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें धर्म, परंपराएं, ज्ञान, यहाँ तक की छवियां भी। उदाहरण के लिए पारंपरिक पोशाक में एक राजस्थानी महिला का चित्र वैश्विक बाजार में एक वस्तु बन गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है। यह मेला पर्यटक के लिए और भी अधिक आकर्षण का कारण है क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले आता है, जब हिंदू तीर्थयात्री पवित्र पुष्कर तालाब में नहाने आते हैं। इस तरह हिंदू तीर्थयात्री, ऊंटों, व्यापारियों और विदेशी पर्यटकों को सम्मेलन हो जाता है, जिससे सिर्फ पशुओं और पैसे का विनिमय ही नहीं बल्कि धार्मिक पुण्यों और सांस्कृतिक प्रतीकों का भी अदला बदली होती है। उदारवादिता पर बहस, बाजार बनाम राज्य। भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण प्राथमिक तौर पर उदारीकरण की नीति की वजह से हुआ है, जो कि 1980 के दशक में शुरू हुई। उदारवादिता में कई तरह की नीतियां शामिल हैं, जैसे सरकारी विभागों का निजीकरण, सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देना, पूंजी, श्रम और व्यापार में सरकारी दखल कम कर देना, विदेशी वस्तुओं के आसान आयात के लिए आयात शुल्क में कमी करना और विदेशी कंपनियों को भारतीय में उद्योग स्थापित करने में सहूलियत देना। बाजारीकरण या इन परिवर्तनों को सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बाजार या बाजार आधारित प्रक्रियाओं, सरकारी नियमों और नीतियों के बजाय के उपयोग से भी समझ सकते हैं, जिसमें आर्थिक नियंत्रण को सरकार द्वारा कम या खत्म कर देना, उद्योग का निजीकरण और मजदूरी और मूल्यों पर से सरकारी नियंत्रण को खत्म कर देना शामिल है। जो लोग बाजारीकरण का समर्थक करते हैं उनका मानना है कि इससे समाज में आर्थिक समृद्धि और समृद्धि आएगी, क्योंकि सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा ये निजी संस्थाएं ज्यादा कुशल होती हैं। उदारवाद के कार्यक्रम के तहत जो परिवर्तन हुए उन्हें आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा या और उसके साथ ही भारतीय बाजारों में विदेशी कंपनियों के लिए खोला। उदाहरण के लिए अब बहुत सारी विदेशी वस्तुएं यहाँ बिकती हैं जो पहले यहाँ नहीं मिलती थी। माना जाता है कि विदेशी पूंजी के निवेश से आर्थिक विकास होता है और रोजगार बढ़ते हैं। सरकारी कंपनियों के निजीकरण से कुशलता बढ़ती है और सरकार पर दबाव कम होता है। हालांकि उदारीकरण का असर मिश्रित रहा है। कई लोगों का यह भी मत है कि उदारीकरण का भारतीय परिवेश पर प्रतिकूल असर ही हुआ है और आगे के दिनों में भी ऐसा ही होगा। हम अपनी ज्यादा चीजों खोकर कम चीजों को पाएंगे। भारतीय उद्योगों के कुछ क्षेत्र जैसे सॉफ्टवेयर या सूचना तकनीकी या खेती में जैसे मछली या फल उत्पादन को शायद वैश्विक बाजार से फायदा हो सकता है, पर अन्य क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और तेलीय अनाजों के उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह उद्योग विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर भारतीय किसान अब अन्य देशों के किसानों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि कृषि संबंधी उत्पादों का आयात अब संभव है। पहले भारतीय कृषि सहायता मूल्य और सब्सिडी द्वारा विश्व बाजार से सुरक्षित थी। यह समर्थन मूल्य किसानों की न्यूनतम आमदनी को सुनिश्चित करता है, क्योंकि वह यह मूल्य थे जिस पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने को तैयार रहती है। सब्सिडी से किसानों द्वारा इस्तेमाल में लाने वाली चीजों जैसे खाद, उर्वरक, डीजल, तेल का भी सरकार दाम घटा देती थी। उदारवाद बाजार में इस तरह की सरकारी मदद के खिलाफ, अतः सब्सिडी और समर्थन मूल्य को घटा दिया या हटा लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुतेरे किसान अपनी रोजी रोटी कमाने में भी असफल रहे हैं। इस प्रकार छोटे उत्पादकों की विश्व स्तर के उत्पादों के सामने के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और ये अपवाद नहीं है कि उनमें से कुछ का बिल्कुल सफाया हो जाए। निजीकरण में उन सरकारी विभागों के मुलाजिमों की नौकरी भी कम हो गई है या
कह सकते हैं वे रोजगार के स्रोत अब स्थिर नहीं है। गैर सरकारी असंगठित रोजगार उभर कर सामने आ रहे हैं और सरकारी संगठित विभागों में नौकरियां कम होती जा रही हैं। ये कामगारों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब उन्हें कम तनख्वाह और अस्थायी नौकरियां ही हाथ लगेगी। कक्षा 12 की दूसरी पाठ्य पुस्तक में भारतीय समाज परिवर्तन एवं विकास में कृषक परिवर्तन एवं उद्योग पर लिखे गए अध्याय को देखें। इस अध्याय में हमने देखा कि भारत में आज एक ग्रामीण हाट से लेकर अप्रत्यक्ष स्टॉक एक्सचेंज जैसे विभिन्न प्रकार के बाजार भी हैं। ये बाजार खुद भी सामाजिक संस्था है और ये बाकी सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग से विभिन्न तरीकों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमने ये जाना कि विनिमय के सिर्फ आर्थिक मायने ही नहीं होते, उसके सांकेतिक और सांस्कृतिक पहलू भी होते हैं। खास करके उदारवादी के दिनों में, जब सामानों और सेवाओं का तेजी से संचलन हो रहा है। भारत के उदारीकरण के बाद के बाजारी परिवेश में जो भूमंडलीकरण का अभिन्न हिस्सा भी है, ऐसे तमाम तरीके और प्रणालियां हैं जो चीजों, सेवाओं, संस्कृतियों, प्रतीकों, पूंजी को बाजारी माहौल में प्रवेश दिलाती हैं। चालिक ग्रामीण बाजार से लेकर विश्वव्यापी व्यापारी क्षेत्रों तक, जैसे नास्दक, आज के तेजी से बदलते युग में यह समझना आवश्यक है कि किस तरह से बाजार निरंतर बदलते रहे हैं और इन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के परिणाम क्या है।